जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस के तड़के पर। मैं हूं आपका होस्ट अनुज श्रीवास्तव जी, लेकर आ चुके हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कला वर्ग के लिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और साथ ही साथ आप ये ध्यान रखो कि जो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन होते हैं उससे भी कला वर्ग के क्वेश्चन अटैच होते हैं, तो आप दोनों एक साथ कर सकते हो। ठीक है कम से कम 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो है सेम टू सेम आते हैं। ठीक है, चलिए आइए, इसका पीडीएफ आपको जीएस का तड़का में सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम में मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको पीडीएफ नहीं मिलती है, आप हमारे मोबाइल नंबर ले लो 6397850110 पर, वहाँ ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें मैसेज करेंगे, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये है बीएड प्रवेश परीक्षा मॉडल सॉल्व पेपर 2022 का। आइए, कला वर्ग है, क्वेश्चन नंबर 51 शुरू करते हैं। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है किसमें? संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या राज्य पुनर्गठन आयोग में? तो नए राज्य के गठन की शक्ति किसके पास होती है? मतलब आप समझिए, अगर हमें कोई नया राज्य गठित करना है तो उसकी शक्ति किसके पास हुई? ये कौन सोच सकता है कि मैं ही कर सकता हूं? तो कौन कर सकता है? वो करेगा आपका संसद करेगा। कौन करेगा? संसद करेगा। और भाग 1 में क्या लिखा हुआ बाबू? भाग 1 में लिखा हुआ है भारत और राज्यों का संघ। भारत और राज्यों का संघ, ठीक है। इसमें जो है अनुच्छेद 2, आर्टिकल 2 जो है वही यह काम करवा सकता है। तो आर्टिकल 2 के तहत यह काम आपका हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है कि संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होना अनिवार्य है जिससे सदन की कार्यवाही चलती रहे? कुल सदस्यों का 5वां भाग, कुल सदस्यों का 6वां भाग, कुल सदस्यों का 7वां भाग और कुल सदस्यों का 10वां भाग। तो कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी, कुल सदस्यों का 10वां भाग। ठीक है, इसीलिए बीजेपी कहती है कांग्रेस मुक्त बनाएंगे। कांग्रेस वो इसी चक्कर में है कि अगर 500 550 कुल टोटल सीटें हैं, जो अभी तक चुनाव जहां से हो रहा है वो 543 है, तो अगर इतनी सीटें हैं तो कम से कम 50 पा जाए कांग्रेस। लेकिन वो चाहते हैं कि बिल्कुल साफ हो जाए, सब इसी चक्कर में रहते हैं। लेकिन ये अनिवार्य कितना होना चाहिए? तो कुल सदस्यों का 10वां भाग, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? ऑप्शन है आपके पास ब्यास और चिनाब, ब्यास और रावी, चिनाब, रावी और सतलज, ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? देखिए, अब हिमाचल प्रदेश से बहने वाली नदियां कौन सी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी कि ब्यास, चिनाब, रावी और सतलज और यमुना। ठीक है, हिमाचल प्रदेश कहाँ पे है ये आप समझ लो, मैप में आपको दिखा दे रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश ये आप बनाओगे ऐसे ऐसे और ये निकल के आएगा इंडिया का मैप ऐसे। ठीक है, और ये यहाँ पे अब देखो, हिमाचल प्रदेश का जो लोकेटेड एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया। और बाकी उत्तराखंड कहाँ? उत्तराखंड उसके नीचे है। ये वाला एरिया जो ये मैं कर रहा हूँ, ये वाला क्या है? उत्तराखंड। और ये क्या है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन, मैंने सिंधु नदी तंत्र भी बताया है, आप समझो कैसे कि सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, सिंधु नदी तंत्र में इतने आते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है कि इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? बी ओ चिदम्बरम पिल्लई, सी राजगोपालचारी, के कामराज और एनी बेसेंट। बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी राजगोपालचारी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, पहली बात तो आप समझिए कि जब गांधी जी ने शुरू किया था तो गांधी जी का जो था वो 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चला था, दांडी यात्रा थी। तो वो कहाँ पे थी? वो गुजरात वाली एरिया में थी। गुजरात वाले एरिया में, इस वाले एरिया में थे गांधी जी। लेकिन तंजौर वाले एरिया में कौन चालू था? तो सी राजगोपालचारी। तंजौर कहाँ पे है? वो आपका तमिलनाडु वाले क्षेत्र में है। ठीक है, तो वहां पर कौन शुरू कर दिया था? वहां पर शुरू किया था सी राजगोपालचारी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है कि सांची का स्तूप कहाँ है? कहाँ स्थित है? रायसेन, संकिसा, गोरखपुर या फिर पाटलिपुत्र। तो सांची का स्तूप कहाँ पर है? कलर चेंज कर लूं? चलिए बताइए, सांची का स्तूप, सांची का स्तूप आपका कहाँ पे है? रायसेन, मध्य प्रदेश में। इसको किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। बाद में इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया? शुंग वंश के शासक, उनका नाम था अग्निमित्र शुंग। क्या नाम था? अग्निमित्र शुंग। इन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। यह बौद्ध धर्म के लिए स्थल है, बौद्ध धर्मों का, बौद्ध लोगों का स्थल है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित में कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? बिल्कुल, उपराष्ट्रपति जो है संसद का अनन्य भाग नहीं है। तो फिर कौन कौन है? देखिए, अनुच्छेद आर्टिकल 79 में संसद के 3 भाग हैं। एक तो कौन सा? पहला राष्ट्रपति हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? राष्ट्रपति लिख दूं, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा।
ठीक है, ये तीनों मिल करके ही संसद बनाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 57 है कि उत्तराखंड की कुल संसदीय सीटें कितनी हैं लोकसभा की। देखो अब ये इंपॉर्टेंट है, पूछो कैसे, तुमको हम बताएंगे ऐसे। ऑप्शन नंबर बी 5 सीटें लोकसभा की हैं। अब इस समय ध्यान रखना, इस समय जो है अगर देखोगे कि उत्तर प्रदेश की ये तो हैं, और राज्यसभा की सीट कितनी है उत्तराखंड में, राज्यसभा की 3 सीटें हैं। अब एक बात सुनना, अभी तो चुनाव चल रहा है और चुनाव में आप क्या करोगे, लोकसभा की सारी जितनी भी जिस जिस राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं आप ये याद कर लो। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको वो पूरे तरीके बता दूंगा कि आपको कैसे याद रखने। ठीक है, चलो। दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है, जल संभर, जल विभाजक, दोआब या तराई। तो क्या कहा जाता है, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है, दोआब कहा जाता है। जैसे गंगा यमुना दोआब कहा जाता है। अब गंगा यमुना दोआब, मान लो मैं यूपी का मैप बना रहा हूँ, ठीक है, यूपी का मैप ये मैंने बना दिया, सोनभद्र थोड़ा नीचे हो जाएगा, ये कुशीनगर, ये बलिया, बलिया कुशीनगर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं ये कहता हूँ कि गंगा यमुना दोआब, मान लो गंगा ऐसे जा रही है, गंगा बिजनौर से आई, ये जा रही है, और यमुना कैसे जा रही है, यमुना पीले रंग से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, सहारनपुर से इधर से वो घुसी और ये होते हुए ये आपकी ये आके प्रयागराज में मिल गई। तो ये जो एरिया है, मैं नीले रंग से दिखाने जा रहा हूँ, ये जो एरिया है नीले रंग का, ये क्या कहलाएगा, दोआब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दोआब कहलाएगा। ठीक है, इसे उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में घने सदापर्णी वन आच्छादन के अंतर्गत विशालतम क्षेत्रफल है, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और फिर उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। हमेशा पूर्वोत्तर के साइड में ना बहुत ज्यादा वन पाए जाते हैं, अगर आप परसेंटेज के मामले में देखोगे, परसेंटेज के मामले में अगर देखते हो, ठीक है, वरना अगर एरिया के मामले में देखोगे तो सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश पे है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 60, टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के संदर्भ में टीबी किस वर्ष तक देश से खत्म हो जाएगा, 2020, 24, 2025 और 2029। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 2025 तक टीबी को खत्म करने का अभियान लिया गया है। अब आप मुझे बताएंगे कि मलेरिया को खत्म करने का कब तक प्रावधान था, कब तक प्रावधान है, मलेरिया को कब खत्म किया जाएगा, अब आप ये ईयर बताइए मुझे। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसे हरित सोना कहा जाता है, यूकेलिप्टस को, बांस को, सवई घास को या जूट को। तो हरित सोना किसे कहा जाता है, यानी ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है, बांस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बांस को कहा जाता है। लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम देश है ऑस्ट्रेलिया, भारत, यूएसए और नेक्स्ट ऑप्शन है आपके यूके। तो अब समझिए लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम देश कौन सा है, तो यूएसए है। लोकहितवाद का मतलब क्या हो जाएगा, यानी लोगों यानी जनता की भावनाओं को समझने वाला, जनता के हित के बारे में सोचने वाला। ठीक है, वो कौन था, यूएसए। चलिए, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश या फिर चुनाव आयोग। तो किसके द्वारा लिया जाता है, ये लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। संविधान के भाग 9 में और आर्टिकल 243 के 1 में यह प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं बलवंत राय मेहता जो कमेटी बैठी थी वो त्रिस्तरीय, अशोक मेहता द्विस्तरीय पंचायत का चुनाव कराना चाहते थे और ये बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अनुच्छेद 79 यानी 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा या ये सभी। तो कौन हो जाएगा, अभी इससे पहले मैंने विस्तार में इसको बताया था और ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ गया है, तो इसीलिए कहता हूँ थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश किया करो बाबा लोग। ये सभी, ठीक है, उसमें राष्ट्रपति भी होगा, राज्यसभा भी होगा, लोकसभा भी होगा। किसके तहत, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 79। चलिए, भूप्रॉपर्टी में निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक प्रचुरता है, कार्बन, लोहा, सिलिका और कैल्शियम। अब देखो भूप्रॉपर्टी में किसकी सर्वाधिक प्रचुरता रहेगी, अब बताइए इसमें किसका रहेगा। देखिए इसमें आप समझिए सबसे मुख्य खनिज कौन कौन से हैं, एक तो फेल्सपार है जो कि ऑप्शन में नहीं है, फिर ऑक्सीजन है, ठीक है, फिर सिलिका है, फिर एल्युमिनियम है। अब देखो इसमें फेल्सपार है नहीं, ऑक्सीजन है नहीं, तो नंबर किसका आ गया, सिलिका का आ गया। तो हम सिलिके पे टिक लगा देंगे। सिलिका कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिएक्टर पैमाने पर, केल्विन पैमाने पर, डेसिबल में या पास्कल में। तो भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है, रिएक्टर पैमाने पे। किस में मापी जाती है, रिएक्टर पैमाने पर। ठीक है, केल्विन पैमाने पर क्या मापा जाता है, यहाँ पर टेम्परेचर मापा जाता है। डेसिबल में क्या मापा जाता है, ध्वनि मापा जाता है। पास्कल में क्या मापा जाता है, दाब यानी प्रेशर मापा जाता है। ठीक है, चले
आइए, नेक्स्ट है भूमि विकास बैंक भाग है व्यापारिक बैंकों का, आईडीबीआई का, एफसीआई का या सहकारी शाख संरचना का। तो किसका है भाग? तो आप बताएंगे ये किसका है? सहकारी शाख संरचना का यह भाग है जो दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। कापार्ट एक स्वायत्त संस्था है जो निम्नलिखित के अधीन कार्य करती है। कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और ऑप्शन है उद्योग मंत्रालय और योजना आयोग। तो ये जो कापार्ट है ये काम करती है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब गांव में जो भी विकास करना है, ठीक है, जो भी जितना चाहे हमें टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी के बारे में जैसे ही विकास करना है तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत कौन आता है? कापार्ट। और ये एक स्वायत्त संस्था है जो हमें पैसे प्रदान करेगी, ठीक है, गाँव में विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबर्नी के संबंध में सही नहीं है? वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, वह संस्कृत का विद्वान था, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। देखो इसमें क्या है, पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो वह धर्मनिरपेक्ष लेखक था, यही जो है गलत लाइन है। बाकी वो सब सही है कि जीवंत भारत से प्रभावित था, संस्कृत का विद्वान था, त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, बिल्कुल था अलबर्नी। ये आए किसके साथ थे? ये आए थे बाबू गजनवी के साथ। किसके साथ आए थे? गजनवी के साथ। गजनवी के साथ और कौन कौन आया था? गजनवी के साथ अलबर्नी आए थे, अलबर्नी लिखा ही था। बैहाकी आए थे, बैहाकी आए थे, उतबी आए थे और फिरदौसी आए थे। कौन आया था? फिरदौसी आए थे। इसके साथ साथ अलबर्नी लिख ही देता हूं, चलो। अलबर्नी, बैहाकी, फिरदौसी, उतबी, ये सब किसके साथ आए थे? गजनवी के साथ आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वह कौन है? शमसुद्दीन शाह, सिकंदर बुत्सिकन, हैदर शाह या जैनुल आबिदीन। ठीक है ना, जैनुल आबिदीन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जैनुल आबिदीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? चंद्रमा, पृथ्वी का चंद्रमा पर, पृथ्वी का सूर्य पर, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का या चंद्रमा का पृथ्वी पर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी कि पृथ्वी पर दोनों के कारण जो है ज्वार और भाटा आते हैं। ज्वार वो होता है जब पृथ्वी पर स्थित जो पानी है समुद्र का वो ऊपर उठता है, और भाटा वो होता है जब वो नीचे गिरता है। ठीक है, यानी ऊपर चढ़ने को ज्वार कहते हैं और नीचे उतरने को भाटा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से किस धारा के कारण पेरू तट का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है? हम्बोल्ट धारा के कारण, कैलिफोर्निया धारा के कारण, एल नीनो धारा के कारण और क्यूरेशिया प्रसाद के कारण। तो ये होता है आपके एल नीनो धारा के कारण। अब पेरू धारा में पेरू तट का जो है तापमान वो थोड़ा सा अधिक हो जाता है, किसके कारण? एल नीनो के कारण। और ये कारण जो है भारत में मानसून का सहायक बन जाता है। भारत के लिए अच्छी खबर होती है, भारत के लिए क्या होती है? ये अच्छी खबर होती है जब एल नीनो धारा चलती है। ठीक है, पेरू कहाँ पे? पेरू भैया दक्षिणी अमेरिका के पास है। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था अनिरुद्ध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में या उदयभद्र के शासनकाल में? तो प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। इसकी ट्रिक कैसे याद रखोगे? देखो अका अक, कैसे? अका अक। ठीक है, अजातशत्रु पहला, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। ठीक है, हो गया। चलिए और भी याद कर सकते हो, जैसे कि अब कहाँ हुआ था? तो कहाँ कहाँ हुआ था? राज ने वैशाली को पटा लिया कुंडल देकर। पहला राज यानी राजगृह में, वैशाली यानी वैशाली, वैशाली को पटा लिया यानी पाटलिपुत्र, कुंडल देकर यानी कुंडलवन यानी कश्मीर में। ठीक है ना? हाँ, अब इसमें अध्यक्ष कौन थे वो भी तरीका याद रख सकते हो कि महाकमीनी गाली मित्र को दो। महा खैर देना नहीं, नहीं दोस्ती टूट जाएगी बाबू भैया। महाकमीनी गाली मित्र को दो। ठीक है ना? अब इसमें देखो कैसे, महा से महाकश्यप हो जाएगा, कमीनी से यानी सर्वकामी हो जाएगा, गाली मतलब मोगली पुत्र हो जाएगा और मित्र मतलब वसुमित्र हो जाएगा। तो चारों के चारों बौद्ध संगीतियों के अध्यक्ष चारों कहाँ हुए हैं और चारों के समय राजा कौन था, ये सारी ट्रिक मैंने आपको बता दिए हैं। तो चैनल को भैया थोड़ा सा लाइक से सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ठीक है, थोड़ा सा हमारा भी हौसला बढ़े। नहीं मालूम पड़ता इतना कम व्यूज आते हैं तो हिम्मत ही टूट जाती है कि क्या ही बनाए वीडियो तुम लोग के लिए। चलो, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक चंद्रगुप्त के मौर्य के संदर्भ में नाटक है, आत्मकथा है, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है या शासनों के सिद्धांत की पुस्तक है? तो किसकी है? कौटिल्य का शास्त्र किस पे है? कौटिल्य का शास्त्र है ऑप्शन नंबर डी, शासनों के सिद्धांत की एक पुस्तक है।
ठीक है ना? शासन, एक राजा को शासन कैसे करना चाहिए, उसकी व्यवस्था कैसी हो, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी हो, राजनीतिक व्यवस्था कैसी हो, धार्मिक व्यवस्था कैसी हो, ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दिया हुआ है, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक महासागरीय धाराओं के जनन का कारण नहीं है? भूमंडलीय पवन, महासागरीय जल के तापमान में विचरण, पृथ्वी का परिक्रमण या फिर तट रेखाओं की आकृति और विन्यास। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तट रेखाओं की आकृति और विन्यास जो है वो महासागरीय धाराओं के जनन का कारण नहीं होता है। सूर्य तप के अवशेष में अवशोषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन या फिर धुंध। तो देखिए, सूर्य तप के अवशोषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ऑप्शन नंबर एक कार्बन डाइऑक्साइड के समय निभाई जाती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है, बहुत ज्यादा अवशोषण कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने के लिए हमें क्या लगाना चाहिए? तो हमें क्या लगाना चाहिए? हमें पेड़ लगाना चाहिए बाबू। चलें, पृथ्वी से सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं भूमध्य रेखा पर, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर या 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। देखो ये क्वेश्चन बहुत गजब है और इसीलिए ऑप्शन नंबर ए पर रख दिया है भूमध्य रेखा, ताकि आपको लपक के क्वेश्चन पे टिक लगा दो और लप से गलत हो जाए। लप से लगाओगे टप से गलत होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर एक यहाँ पहले पकड़ा दिया है, जो कि गलत है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। कारण क्या है? कारण कि देखो, मान लो ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, ये हो गई आपकी भूमध्य रेखा 0 डिग्री। अब इसके ऊपर देखो उत्तरी अक्षांश, इसके ऊपर दक्षिणी अक्षांश, पर यहाँ पर 10 डिग्री, मान लो ये 20 डिग्री। जब आप 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर देखोगे तो बहुत ज्यादा जो है वो जमीनी चीजें हैं, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा जमीन है। लेकिन 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे जाओगे ना तो वहां समुद्र ही समुद्र है। तो जब पृथ्वी यानी खुद जब जमीन भूमि पर होता है तो वहां पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा गर्म होता है बाबू, ठीक है? चले, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसकी सूचक होती है? स्वच्छ मौसम, तूफानी मौसम, अत्यधिक शीतल मौसम या फिर वर्षा का मौसम। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका तूफानी मौसम। अचानक जब नीचे आने लगती है तो क्या हो जाता है? तूफानी मौसम। और जब ऊपर उठने लगेगा तब हो जाएगा साफ मौसम। क्या हो जाएगा? साफ मौसम। पर अभी क्या है? अभी जो है वो तूफानी मौसम रहेगा, क्योंकि अचानक नीचे आ रहा है। WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपका जेनेवा में, पेरिस में, रोम में या न्यूयॉर्क में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें जेनेवा में स्थित है। कहाँ पर? जेनेवा में। WTO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को, ठीक है? और इससे पहले इसका नाम क्या था? इससे पहले इसका नाम था गैट, GATT, गैट इसका नाम था। 1948 से ये चला आ रहा था, बट इसको 1995 में इसके जो कार्य थे उसको और विस्तारित किया गया और फिर इसका नाम क्या रखा गया? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? चलिए, पत्र स्वर्ण का अर्थ क्या है? देखिए, ऑप्शन है आपके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार, विश्व बैंक की विशेष सहायता, वही मुद्राएं जो अभी स्वर्णमान पर हैं, या घाटा प्रबंधन। 91 का सही जवाब क्या हो जाएगा? पत्र स्वर्णमान का अर्थ हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार, विशेष आहरण अधिकार, ठीक है ना? यह अधिकार जो IMF ने कब शुरू किया था? 1970 में। कब शुरू किया गया था? 1970 में, ठीक है? चलिए, बचपन किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या फिर व्यक्तिवाचक। तो बचपन किसका उदाहरण है? भाववाचक का। भाववाचक क्या होते हैं? जिसमें जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है, वो किस में आते हैं? भाववाचक में आते हैं। चलाचल शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, दीर्घ संधि, यण संधि और विसर्ग संधि। तो इसमें कौन सी संधि आती है? देखिए, इसमें जो संधि आएगी वो निकल के आएगी आपकी दीर्घ संधि। चल प्लस अचल, चल प्लस अचल, और ये जो दोनों मिलते हैं तो क्या कहलाएंगे? दीर्घ संधि में आते हैं। बहेलिया शब्द का समानार्थी क्या होगा? केस, अली, आखेटक या फिर गहना। तो बहेलिया यानी कि मारने वाला, यानी शिकारी, जिसको क्या बोलते हैं? आखेटक बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर है 95, संस्कृति का संधि विच्छेद क्या है? संस प्लस कृति, सम प्लस कृति, सं प्लस संस्कृति या से प्लस कृति। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सम प्लस कृति। ये सम प्लस कृति बन के मिल करके क्या बनाएंगे? संस्कृति बनाएंगे। देखो आप क्या करो ना, जब क्वेश्चन आपके सामने आए मोबाइल पर तो कम से कम उसको कमेंट में लिखते रहो कि इसका ये सही होगा, इसका ये सही होगा। तो जब आपसे गलत होगा ना, जो सही होगा तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब गलत होगा ना तो यही आपको सीखना है कि उस पॉइंट पर जब दोबारा क्वेश्चन आए तो हम कम से कम उसको सही कर सकें,
और हमेशा याद रखो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपके टॉपिक में नए पेपर में जरूर आते हैं, तो कम से कम इसकी तैयारी अच्छे से कर लो। राजपुरुष में देखो हिंदी का तो मैंने पूरा करवा लिया, 2016 तक का करवा दिया मैंने, 8 साल के प्रीवियस ईयर उठा लिए, बहुत होते हैं। अगर आप कहोगे तो 1-2 साल के और उठा लूंगा, फिर खत्म ही कर दूंगा। चलो, राजपुरुष में समास है कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययीभाव या तत्पुरुष समास। तो इसमें राज का पुरुष किसका हो जाएगा? तत्पुरुष समास है इसमें, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मनोवृत्ति, जीविका, बैठी या फिर स्वप्न। तो इसमें जो है पुल्लिंग कौन सा है? तो पुल्लिंग है आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वप्न, ठीक है। 98 परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक। तो कौन सा है? ये हो जाएगा आपका गुणवाचक, क्योंकि देखो जब ये कहा जाएगा कि राम बहुत परिश्रमी लड़का है, तो यहाँ पर उसके गुण को बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? गुणवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काहे री नलनी तुक मलनी तेरे ही नाल सरोवर पानी। पंक्ति के रचनाकार कौन है? जायसी, रैदास, कबीर और दादू। तो इसके रचनाकार कौन है? कबीर, ठीक है ना। कौन है? कबीर, कबीर हैं। निर्गुण ब्रह्म के उपासक कौन थे? कबीर थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में दीर्घ संधि का उदाहरण क्या है? रमेश, पुराकाश, नौषधि या रवीश। अब इसमें जो रवीश है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रवीश। ये रवीश ही क्या है? ये दीर्घ संधि का उदाहरण बनेगा। क्या बनेगा? दीर्घ संधि का उदाहरण बनेगा। दैट्स ऑल। आज के क्वेश्चन ही खत्म होते हैं। और साथ ही साथ अब याद रखो, लोगों का सम्मान करो, साथ ही साथ लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो भाइयों। और एक बात याद रखो, अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, सीरियसली बता रहा हूँ, मिल जाएगा। मॉडल पेपर जरूर लगा लो, कहीं से भी लगाओ, पर लगाओ मॉडल पेपर जरूर, क्योंकि मैंने भी यही किया था। लास्ट 15 दिन बचे हुए थे मेरे पढ़ने के लिए, मैंने उठाए मॉडल पेपर लगा लिए। 5-6 साल के ही मैंने लगाए थे, पर उससे काम मेरा हो गया था। मेरी रैंक आ गई थी 1800 के आसपास, बहुत आराम से आ गया था। मुझे लगा था कि शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन 1800 रैंक आई, मैं खुद ही चौंक गया सिर्फ मॉडल पेपर से लगाने से। तो आप जरूर लगाओ इसे, ठीक है। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो, लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। और चलो ठीक है, धन्यवाद साथियों।